हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गौरव आर्ट्स क्लासेस पे। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो कोल्ड वार पढ़ रहे थे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। क्या? दूसरे महायुद्ध के बाद सत्ता के दो गुटों का उदय, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दो सुपर पावर बना उसके बारे में पूरा का पूरा क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लेते हुए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा क्या कि क्लास में बने हुए रहने का, और पिछला वीडियो जो बच्चे नहीं देखे उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि पहले अगर आपका बेस कमजोर रहेगा, आप शुरू से समझिएगा नहीं कि ये शीत युद्ध हुआ क्यों, तो आप आगे नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि जो दो सुपर पावर बना कौन कौन। एक तो बना यूएसए और एक बना यूएसएसआर, यानी एक बना कौन? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और एक बना कौन? सोवियत संघ। ठीक है, तो दोनों के बारे में समझेंगे कि ये दोनों देश ही सुपर पावर क्यों बना। ठीक है, और बाकी सारा देश क्यों नहीं बना। तो चलिए इसके बारे में बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा तरह से देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे क्या? दूसरे महायुद्ध के बाद, ठीक है, दूसरे महायुद्ध के बाद सत्ता के दो गुटों का उदय, यानी दो सुपर ब्लॉक जो बना, ठीक है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यानी इमर्ज ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में समझिए। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ समय बाद ही उस युद्ध के विचित्र मित्र दो ध्रुवीय दुनिया के नेता बन गए और एक लंबे संघर्ष में संलिप्त हो गए, जिसे शीत युद्ध की धारणा कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, एक समय पे जो सेकेंड वर्ल्ड वार में दोस्त था कौन कौन? मित्र राष्ट्र का हिस्सा अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, मित्र राष्ट्र में ऐसे तो चार देश आते हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, ये चार आते हैं। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, पहले से ही दोस्त थे। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो इस क्लास में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है, मुख्यतः यह दो महाशक्तियों के बीच टकराव था जो परस्पर घृणा, संदेह व द्वेष के भावों से प्रभावित था। इसलिए दोनों महाशक्तियों एक दूसरे की निंदा करने, अपमानित करने, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने तथा अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने व उसे परास्त करने हेतु जुट गई। देखिए, दुनिया में दो सुपर पावर नहीं रह सकता है, ऐसा अमेरिका और रूस को लगता है कि दुनिया में सुपर पावर होगा तो कोई एक ही बन सकता है। अमेरिका बोल रहा है कि भाई हम बनेंगे, और रूस बोल रहा है भाई हम बनेंगे, तुम नहीं बन सकता। तो दोनों के बीच में एक टकराव होता है। ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्ट एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बट मन में कहीं ना कहीं है कि उसको हराकर हम बनेंगे। तो एक दूसरे से द्वेष करने लगते हैं, एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, परस्पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली रूप से। डायरेक्ट एक दूसरे से कोई टकरा नहीं रहा, क्योंकि पता है कि उसके पास भी हथियार है, वो भी पावरफुल है और हम भी पावरफुल है, यानी लड़ेंगे तो तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कोई लड़ना नहीं चाहता है, बट सिचुएशन तो कभी भी लड़ाई का है बना हुआ है। ठीक है, कभी भी लड़ाई हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बताया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शीत युद्ध निम्न विशेष प्रवृत्तियों को उजागर करती है। अगर इंटरनेशनल कोल्ड वार के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो क्या क्या प्रवृत्ति इसका रहा है। ठीक है, यानी शीत युद्ध होने से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो नंबर 1 लिखा गया है क्या? दोनों महाशक्तियां तनावपूर्ण संबंधों को गहरा करने पर उतारू थी, लेकिन प्रत्यक्ष भिड़ंत की स्थिति को टालने हेतु उतनी ही सावधान भी थी। छोटे मोटे संघर्ष चलते रहने चाहिए, किंतु ऐसी स्थिति ना आने दी जाए कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए।
जो दोनों के विनाश को सुनिश्चित करे। इसे परिशोधन या अवरोध का सिद्धांत यानी लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहा जाता है। अब देखिए लॉजिक ऑफ डिटरेंस किसको कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, अवरोध का सिद्धांत या परिशोधन का सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि अवरोध का सिद्धांत किसको कहते हैं, परिशोधन का सिद्धांत किसको कहते हैं, या फिर लॉजिक ऑफ डिटरेंस किसको कहते हैं। तो इसको समझिए। देखिए लॉजिक ऑफ डिटरेंस उसको कहते हैं कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से लड़ तो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा है, और लेकिन सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा संघर्ष चलते रहेगा, छोटा मोटा लड़ाई चलते रहेगा, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए नहीं लड़ना चाहता है डायरेक्टली, क्योंकि उन दोनों को डर है कि अगर हम दोनों लड़ेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, और जब थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो दोनों देश को हानि होगा। तो इसीलिए चाहता है क्या दोनों देश कि हम लोग लड़े ना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लड़े, लेकिन लड़ाई छोटा मोटा लड़ाई चलते रहना चाहिए। और इसी सिद्धांत को लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं, इसी को परिशोधन का सिद्धांत कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अवरोध का सिद्धांत। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो बता रहे होंगे अवरोध का सिद्धांत किसे कहते हैं, आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हैं, इसमें किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉजिक ऑफ डिटरेंस को समझने के बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो शीत युद्ध हुआ इसका और क्या प्रभाव हुआ, इसका क्या क्या प्रवृत्ति हमको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट तो हम लोग देख लिए, फर्स्ट क्या था, लॉजिक ऑफ डिटरेंस, जिसको अवरोध का सिद्धांत कहते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे क्या बताया गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बताया गया सेकंड पॉइंट में, यह सशस्त्र संघर्ष की स्थिति नहीं थी, किंतु दोनों पक्ष कूटनीतिक संग्राम में लगे रहे ताकि अपना विरोधी को यथासंभव चोट या हानि पहुंचाकर अपना पक्ष सबल कर सके तथा विश्व पर मात्र उनका वर्चस्व स्थापित हो सके। देखिए तीसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दोनों देश, ठीक है, कौन, एक यूएसए एक यूएसएसआर, दोनों देश क्या चाहता है कि लड़ाई, छोटा मोटा लड़ाई चलते रहे ताकि मेरा जो पक्ष है, मेरा जो वर्चस्व है वो बना हुआ रहे, यानी दुनिया वालों को पता चलते रहे कि हम जो है सुपर पावर बनने लायक है, सामने वाला जो देश है वो सुपर पावर नहीं बन सकता है। तो दोनों देश अपना पावर का प्रदर्शन समय समय पे करते रहा है। तो ये दूसरा क्या चला, ये दूसरा प्रवृत्ति है शीत युद्ध का। ठीक, इसको समझने के बाद तीसरा देखिए, तीसरा प्रवृत्ति क्या है शीत युद्ध को, इसको समझते हैं। दोनों देशों के मूल लक्ष्य नव स्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक दोनों को भी प्रभावित करना था। दोनों देश का देखिए, अगर इनडायरेक्ट रूप से बोलिए या डायरेक्ट रूप से बोलिए, गोल क्या था, गोल ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी कंट्री है उसको अपने अधीन करना है। ठीक है, किस तरह से, एक तो पॉलिटिकल मामला में, दूसरा इकोनॉमिकल मामला में, यानी एक राजनीतिक तौर पर और एक आर्थिक तौर पर कंट्रोल करेगा कौन, सुपर पावर। अगर अमेरिका भी यही चाहता है कि अगर हम सुपर पावर बन जाएंगे तो उसका राजनीतिक मामला हो या आर्थिक मामला हो कंट्रोल हम करेंगे, और रूस भी यही चाहता है क्या कि अगर हम सुपर पावर बन जाते हैं तो आर्थिक मामला हो या राजनीतिक मामला हो कंट्रोल हम करेंगे। तो ये क्या पता चल रहा है कि सुपर पावर बनने का भी बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, और पावरफुल हो जाता है तो बाकी जितना कंट्री है उससे कभी भी आर्थिक कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, पैसा का यूज अपने हिसाब से कर सकता है, दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। चलिए तीसरा पॉइंट समझने के बाद हम लोग फोर्थ नंबर पे चलते हैं, इसका क्या प्रवृत्ति रहा है। और यहाँ देखिए 4 नंबर में क्या बताया गया है, चौथा प्रवृत्ति क्या रहा है शीत युद्ध का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बताया गया है अपने आग्रहों को प्रबलित करने के लिए दोनों महाशक्तियों ने विचारधारा का आवाहन किया, यानी अपना पावर को दिखाने के लिए दोनों शक्तियाँ, कौन कौन शक्तियाँ, एक यूएसएसआर सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, दोनों क्या चाहता है कि हम विचारधारा दें, अपना पावर जमाने के लिए अपना विचारधारा देना चाहता है, अपना आइडियोलॉजी देना चाहता है। अब किस तरह का उसका विचारधारा है दोनों देश का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अमेरिका ने उदारवाद की दुहाई देकर अपने प्रतिद्वंदी को सर्वाधिकारवादी
प्राधिकारवादी या अधिनायकवादी कहकर निंदित किया तो सोवियत संघ ने समाजवाद की दुहाई देकर अपने प्रतिद्वंदी को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, नव उपनिवेशवादी कहकर वही काम किया। यहाँ पे समझिए, दोनों देश क्या कर रहा है, एक दूसरे का निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ अमेरिका खुद को क्या बोल रहा है, अमेरिका खुद को उदारवाद बोल रहा है। उदारवाद उसको बोलते हैं जो विवेक के अनुसार काम करता है। तो अमेरिका खुद को विवेकवान समझता है कि हम विवेकवान हैं, ठीक, अपने को विवेकवान कहता है। और दूसरे देश यानी रूस को क्या कहता है, उसको कहता है सर्वाधिकारवादी, यानी जो सभी जगह अधिकार करना चाहता है। ये तो निंदा कर रहा है, ठीक है, रूस का। उसी तरह से देखिए यहाँ पे देखिए सोवियत संघ अपने आप को क्या कहता है, सोवियत संघ खुद को क्या कहता है, सोवियत संघ खुद को समाजवाद कहता है कि हम समाज सुधारक के समाजवाद हैं, ठीक। और बुराई किसका कर रहा है, बुराई कर रहा है अमेरिका का। अमेरिका को क्या कह रहा है, उसको बोल रहा है साम्राज्यवादी, यानी दूसरा देश को गुलाम बनाने वाला। समझ में आ रहा है। तो अपने आप को सब अच्छा कर रहा है। जैसे अमेरिका अपने आप को उदारवाद कह रहा है, रूस अपने आप को क्या बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है समाजवाद, और दूसरा देश को बुराई कर रहा है। रूस कर रहा है अमेरिका का, अमेरिका कर रहा है रूस का, ठीक है। तो ये चलते रहता है कब तक, जब तक शीत युद्ध खत्म नहीं होगा। शीत युद्ध का अंत कब होगा, 1991 में, ठीक है। तो समझिए 1991 में क्यों होता है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जो रूस चला रहा है पूरा सोवियत संघ 15 देश के साथ मिलकर, वो पूरा 15 देश अलग हो जाता है। तो इस तरह से सोवियत संघ का विघटन होता है, तब जाके क्या होता है, कोल्ड वार खत्म होता है, शीत युद्ध खत्म होता है। तो इसको समझिए। यहाँ पे क्या बताया गया है, लास्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है 4 नंबर, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 4 प्रवृत्ति है किस चीज़ का, शीत युद्ध का। अगर आपसे बोला जाएगा कि शीत युद्ध का प्रवृत्ति बताइए, तो ये 4 प्रवृत्ति को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया है, क्या, 1960 से 70 के दशक में शीत युद्ध की कमी ने तनाव शैथिल्य की स्थिति की जगह दी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में के क्षेत्र में भी बदलाव आ गया। यानी देखिए 1960 से 70 का दशक यानी 10 साल, यानी 1960 से लेकर 1970 के बीच का जो 10 साल रहा है, इसके बीच में शीत युद्ध में कमी देखने के लिए मिला है। दोनों देश एक दूसरे के पास आए, बातचीत करने लगे, ठीक। तो ये जो दशक चला है 1960 से 70 के बीच का दशक, तो इसमें दोनों देश एक दूसरे से बातचीत करने लगा, वार्तालाप से किसी मामले को सॉल्व करने लगा और एक दूसरे का हेल्प करने लगा, जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध में कमी आने लगा। यानी दोनों के बीच में जो तनाव बना हुआ था, टेंशन बना हुआ, वो शिथिल होने लगा, यानी शांत होने लगा। तो इसी का नाम धर दिया गया, क्या, इसी का नाम धर दिया गया है तनाव शैथिल्य। आपसे पूछा भी जाएगा, ये क्वेश्चन भी आई है कि तनाव शैथिल्य किसे कहते हैं। तो तनाव शैथिल्य किसको कहते हैं, 1953 के बाद, 1953 के बाद दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे का हेल्प करता है, और जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको बातचीत से सॉल्व करने का कोशिश करता है, उसको तनाव शैथिल्य कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा होगा, टोटल चीज़ समझ में आ रहा होगा, किसी तरह को कोई समझने में परेशानी नहीं होगा। और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए कि सर हमको नोट्स भी चाहिए, तो वो लोग हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखे हमको नोट्स वगैरह चाहिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। देखिए जितना भी क्लास हो रहा है आपके पढ़ाई को बेहतर करने के लिए हो रहा है। हम चाहते तो बहुत सारा टॉपिक को छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर करते हैं, बट हम चाहते हैं क्या कि फ्री एजुकेशन हो, ठीक है। इंडिया में किसी भी बच्चा को पढ़ाई के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े और पेड कोर्स ना लेना पड़े, यानी पैसा देकर कोर्स ना लेना पड़े। बहुत सारे टीचर यही कर रहे हैं कि पैसा के बदले कोर्स बेच रहे हैं। 1-2 क्लास यूट्यूब पे डाल दिए फ्री का, उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपको और पढ़ना है तो आप पैसा वाला कोर्स ले लीजिए। तो हर बच्चे के पास ये पैसा अवेलेबल नहीं होता है और यूट्यूब पे पूरा वीडियो भी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में गैप है और हम चाहते हैं इसी गैप को पूरा करना। तो जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पढ़ाई को अच्छा करें और आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है कंटिन्यू आगे चलता रहे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो, क्वालिटी वाला पढ़ाई हो, किसी तरह का आपको पेड कोर्स ना लेना पड़े, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप
चैनल को प्रमोट करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं हमारे चैनल को, तो क्या होता है कि हम लोग को भी मोटिवेशन आता है, हम लोग आपके लिए और ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। बट लगता है ना कि यार हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बच्चा का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बुरा लगता है। बट पिछले वीडियो में देखें तो आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो को भी प्यार दीजिए और हम कोशिश करते रहेंगे क्या कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं। और हम में जो कमी होता है हम हर बार उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में भी कुछ कमी था, उसको सुधारे हैं, और नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें भी जो मेरे अंदर कमी होगा हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये जो क्लास हो रहा है आप इसका नोट्स वगैरह बनाते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम के टाइम पे डायरेक्ट कॉपी निकालिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, तुरंत ख़त्म। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाइएगा, सिर्फ क्लास देख लीजिएगा तो आज पढ़े कल भूल गए, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो क्लास होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और जो बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे शीत युद्ध का, वो जाके पहले पार्ट 1 देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे शीत युद्ध का परिचय, उसके बाद ये क्लास देखिए और इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए ले आएंगे। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि सभी को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, और किसी तरह का माइनर मिस्टेक अगर हमसे हो जाता है तो हमको माफ़ कीजिएगा। मेरा गलत कंटेंट या गलत नॉलेज देना उद्देश्य नहीं है, बट अगर जाने अनजाने में भी कोई गलती हो गया होगा तो उसको माफ़ कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।